Hello guys, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha Kushresh. Now we are going to start a new chapter that is strategies for enhancement in food production. कि हम food production को कैसे increase करें because we know the population is increasing at a high rate. So इतनी ज़्यादा population के लिए we have to provide the food. अब food को हम कैसे increase करेंगे वो हम इस chapter में study करेंगे. Right, so in this chapter we will cover animal husbandry, animal breeding, MOET technology, beekeeping, fisheries. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट ब्रीडिंग और टिश्यू कल्चर टेक्निक स्टडी करेंगे. सो इस वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट दिस वीडियो फर्स्ट. So we know that with ever increasing population of the world, enhancement of food production is the major necessity. तो जैसे जैसे population बढ़ती जा रही है तो हमें क्या है इस food production को हमारे लिए बढ़ाना एक बहुत जरूरी काम हो गया है. We need to increase that food production. Right now, biological principles as applied to animal husbandry and plant breeding have a major role in our efforts to increase food production. तो हमारे पास ये दो मेथड है, एक तो एनिमल हस्बेंड्री हुआ, दूसरा हुआ प्लांट ब्रीडिंग. तो ये दो तरीके जिससे हम जो है एनहांसमेंट कर सकते हैं फूड प्रोडक्शन का. ओके, अब कुछ नई टेक्निक्स भी यूज होती हैं जैसे कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ एंड योर टिश्यू कल्चर टेक्निक. ठीक है, जिसकी वजह से भी हम जो है एनहांस कर सकते हैं अपना फूड प्रोडक्शन को. राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जिसमें हम जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. ओके, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, जो हमारा लिविंग थिंग है, ओके, जो लिविंग मैटर है, जो डोमेस्टिकेटेड है. जैसे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में आपके कैमल्स हुए, आपके शीप हुई, कैटल्स हुई, कि हम इनकी देखभाल कर रहे हैं, इनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं, दैट इज द लाइव स्टॉक. ओके, तो इस एनिमल हस्बेंड्री में क्या है, क्या करते हैं हम? ब्रीडिंग कराते हैं और अपने लाइव स्टॉक को बढ़ाते हैं, रेज करते हैं. ठीक है, एनिमल्स की ब्रीडिंग कराएंगे. जो अच्छे अच्छे एनिमल्स हैं, जो उसमें ज्यादा मिल्क देती है, या कोई कैटल या कोई बुल है जो ज्यादा ही स्ट्रांग है, डिजीज रेजिस्टेंस है, तो उसकी हम क्रॉसिंग कराएंगे, क्रॉस ब्रीडिंग करा देंगे और वी विल गेट अ न्यू ब्रीड विच इज क्वाइट बेटर देन द प्रीवियस वन. ठीक है, तो ये सब चीजें हम एनिमल हस्बेंड्री में हम देखेंगे. सो एनिमल हस्बेंड्री हम कह सकते हैं एक ये स्किल है फार्मर्स के लिए, एंड इट इज एज मच साइंस एज इट इज एन आर्ट. ठीक है, साइंस तो है, साइंस तो यूज हो ही रही है, वी कैन से इट इज ऑल्सो एन आर्ट. भाई एक ये आर्ट है, किस तरीके से हम एनिमल की केयर कर रहे हैं. ओके, तो एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक. इस एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करेंगे? एनिमल्स की देखभाल करेंगे और ब्रीडिंग ऑफ द लाइव स्टॉक, लाइक योर बफलोज, काउ, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल्स, गोट. ये सब क्या है? आपके लाइव स्टॉक में. ओके, क्योंकि इनसे हम अपनी जरूरत का सामान ले रहे हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल लाइव स्टॉक. नाउ एक्सटेंडेड इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज. तो एनिमल हस्बेंड्री में आपकी पोल्ट्री फार्मिंग भी आती है और फिशरीज भी आती है. ओके, नाउ पोल्ट्री फार्मिंग मतलब फाउल फार्मिंग, जिसमें हम बर्ड्स की जो है केयर करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे. ओके, फाउल्स. फिशरीज जो होती है इट इंक्लूड्स रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेस. इसमें हम फिशेस की रियरिंग कराएंगे, कैचिंग करेंगे, फिर उसको बेच देंगे, सेल करेंगे. अब इस फिशरीज में मछलियां ही नहीं आती हैं, इसमें आपके मॉलस्क भी आते हैं जो शेल फिश होते हैं. इसके साथ साथ आपके क्रस्टेशियंस भी आते हैं, जिसमें आपके प्रॉन और क्रैब हो गए. ठीक है, प्रॉन और क्रैब क्या है? क्रस्टेशियंस में आते हैं. Now, since the time immemorial, animals like bees, silkworm, prawn, crabs, fishes, birds, pigs, cattle, ये सब जो है यूज की जा रही है by humans for their products like milk, eggs, meat, wool, silk, honey. तो भाई बहुत टाइम से हम एनिमल से फायदा ले रहे हैं. ठीक है, तो since the time immemorial ये सब एनिमल्स हम यूज करे जा रहे हैं, उनसे अपना जो प्रोडक्ट है जैसे एग हुआ, मीट हुआ, ये हम लेते जा रहे हैं. अब क्या बात है कि मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन तो इंडिया और चाइना में है, 70% और ज्यादा ही है. ठीक है, तो भाई लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज ओनली 25%. ठीक है, कि हम
हमारे पास 70% से ज्यादा जो है लाइव स्टॉक है, लेकिन फिर भी हम जो वर्ल्ड फार्म को 25% ही दे रहे हैं। ओके, इतना ज्यादा लाइव स्टॉक होते हुए, right? So we can say the productivity per unit is very low. Now, hence in addition to conventional practices of animal breeding and care, newer technologies also have to be applied to achieve improvement in the quality and productivity. तो अब हमें क्या है, कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस जो कि पुरानी हम यूज करे जा रहे हैं, हमें उनको हटा के हमें नई इम्प्रूवमेंट जो है अपनी साइंस में लाना पड़ेगा टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड द प्रोडक्टिविटी. Okay, the new technologies we have to use now. So first we will focus on the management of farms and farm animals. कि मैनेजमेंट कैसे किया जाए फार्म एनिमल्स का. तो इसमें हम कैटल फार्मिंग देखेंगे और आपकी पोल्ट्री फार्मिंग देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट इज वी विल सी द डेयरी फार्म मैनेजमेंट. डेयरी क्या है, इसमें हम उन एनिमल्स को मैनेज करते हैं जिससे हमें मिल्क मिल रहा है या उनके प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. Okay, so dairying is the management of animals for milk and its product for human consumption. Right? Now, in dairy farm management, we deal with process and systems that increase yield and improve quality of the milk. तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम किससे डील कर रहे हैं, हम उन प्रोसेस और सिस्टम से डील कर रहे हैं जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा यील्ड मिले और जो है जो क्वालिटी जो इम्प्रूव क्वालिटी हमें मिले मिल्क की. ओके, तो हमें यही चीज चाहिए, यील्ड ज्यादा हो और क्वालिटी अच्छी हो मिल्क की. तो दिस इज व्हाट वी आर डीलिंग विद इन दिस डेयरी फार्म मैनेजमेंट. नाउ मिल्क यील्ड इज प्राइमरी डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मिल्क कैसा है, इट डिपेंड्स ऑन द ब्रीड क्वालिटी. कौन सी ब्रीड की जो काउ है या कौन सी ब्रीड की जो बफलो है वो यूज हो रही है. तो सिलेक्शन ऑफ द गुड ब्रीड्स हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल combined with the resistance to disease is very important. पहला काम क्या हमें करना है कि सिलेक्शन करना है गुड ब्रीड्स का. ओके, अच्छी ब्रीड को हमें देखना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक हमें क्रॉसिंग करानी है उस ब्रीड से जो कि डिजीज रेजिस्टेंस है. ओके, तो एक ब्रीड ये है ए, इसकी जो है मिल्क क्वालिटी अच्छी है, मिल्क अच्छा है, मिल्क क्वालिटी अच्छी है, और दूसरी ब्रीड है बी जिसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंट पावर है. ओके, तो अब हम जो इन दोनों के क्रॉसिंग से एक ब्रीड बनाना चाह रहे हैं जिसमें ये दोनों क्वालिटी आ जाए. राइट, सो वी वांट टू मेक वन ब्रीड इन विच बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट. तो ये जो ब्रीड हमें मिली ये इनसे बेटर होगी. ओके, नाउ फॉर द यील्ड पोटेंशियल टू बी रियलाइज द कैटल हैव टू बी वेल लुक्ड. अब हमें यील्ड का पोटेंशियल इंक्रीज करना है तो भाई कैटल का देखभाल करना पड़ेगा, है ना. तो उस कैटल की देखभाल कैसे करोगे, उनका जो हाउस है वो अच्छा खासा होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए. ओके, दे हैव टू बी हाउस वेल, शुड हैव एडुकेट वाटर, अच्छा पानी देंगे उसे, एडुकेट पानी देंगे, एंड बी मेंटेन डिजीज फ्री. वहां पे कोई उसको डिजीज ना हो जाए उसकी भी हमें ध्यान रखना होगा. द फीडिंग ऑफ कैटल, अब उनको क्या दे रहे हो खाने के लिए, फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी दे रहे हैं आप, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके साथ साथ स्ट्रिंजेंट क्लीननेस एंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट while milking, storage and transport of the milk. ठीक है, तो जब मिल्किंग कर रहे हो आप उसका स्टोर कर रहे हो फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उस टाइम पे आपको क्लीननेस और हाइजीन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अब आजकल क्या हो रहा है, नाउअडेज कुछ मैकेनाइज्ड टेक्निक आ गई है जिसमें हम अपने आप को मतलब हम टच नहीं करते, मशीन ही वो है सब पैकिंग वैकिंग कर रही है, स्टोरिंग कर रही है, तो हम उसके कॉन्टेक्ट में कम से कम आते हैं, तो जिससे कि कोई बीमारी ना फैले. Now, regular visit to veterinary doctor should be mandatory. तो डॉक्टर को दिखाना भी तो जरूरी है, कोई कैटल में कोई डिजीज तो नहीं हो गया, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Now here are some breeds, Indian breeds of cow. गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, कंकरेज, ये कुछ है जो इंडिया की ब्रीड्स है काउ की. ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपकी बफलो की ब्रीड्स, सुरती, आपकी जाफरबादी, मेहसाना, नागपुरी, मुर्रा, मुर्रा आपने बहुत सुना होगा, बदावरी, ये बफलो की ब्रीड्स है.
ठीक है, तो हमने अभी देखा कैसे हम डेयरी फार्म को मैनेज करते हैं। नाउ वी विल सी पोल्ट्री फार्म। ठीक है, पोल्ट्री में क्या करेंगे हम? पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल्स। ओके, यहाँ पे हम बर्ड्स को प्रॉपर केयर दे रहे हैं, उनका ब्रीडिंग करा रहे हैं। ठीक है, now these birds are used for eggs and they are also used for the meat. Okay, now they typically include chicken and ducks. तो पोल्ट्री में क्या चिकन और डक्स भी आते हैं, इसके साथ साथ आपके कुछ और बर्ड्स भी जैसे टर्की एंड गीज हुआ। तो जो वर्ड है पोल्ट्री इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू द मीट ऑफ ओनली दीज बर्ड्स, बट अगर हम मोर जनरल सेंस में बात करें, इट मे रेफर टू द मीट ऑफ अदर बर्ड्स टू। ओके, और बर्ड्स भी आते हैं। तो ब्रॉयलर्स और लेयर्स आपने सुना है, ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स। लेयर्स में एग्स के लिए हम जो है मैनेज करते हैं फार्म को, ब्रॉयलर्स में मीट के लिए, राइट। एज इन डेयरी फार्मिंग, अब जैसे डेयरी फार्मिंग में हमने देखा कि अच्छा खासा उसका वेंटिलेटेड हाउस होना चाहिए, डिजीज फ्री होने चाहिए, ये सब चीजें हम यहाँ भी करेंगे। सेम सिलेक्शन ऑफ द डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स। ओके, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, प्रॉपर हम उसको फीडिंग देंगे, वाटर देंगे, उसकी हाइजीन की ध्यान रखेंगे और उनका हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीजें अभी हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट में देखा था, सेम यहाँ भी हम वही केयर करेंगे। ठीक है, अब आपने टीबी न्यूज और पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि बर्ड फ्लू वायरस जो है फैला था। ओके, जिससे बहुत सारी जो है चिकन की डेथ हुई थी और इट अफेक्ट द एग क्वालिटी एज वेल। अब जो खा रहा था ये ह्यूमंस में भी फैल गया था। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द H5N1 वायरस। ओके, H5N1 वायरस की वजह से ये फैला था। तो एक्चुअली क्या होता है, सलाइवा हुआ, इनके फेसेस हुए, इन सब से ना ये जो वायरस बहुत जल्दी फैलता है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके, राइट। और जब हम मीट खा रहे हैं बर्ड्स का, तो हमें अच्छे से कुक करके खाना होगा। अगर पता चला हमने हाफ कुक खा लिया तो वायरस कैन इम्पैक्ट अस आल्सो। नाउ हियर यू कैन सी लैगहॉर्न, ये इम्प्रूव ब्रीड है चिकन की, और ये जर्सी है, ये इम्प्रूव्ड ब्रीड है आपकी कैटल की। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एनिमल ब्रीडिंग की, राइट। नाउ ब्रीडिंग मतलब हो गया हम क्रॉस करा रहे हैं। ओके, ब्रीडिंग का मतलब हुआ क्रॉसिंग करा रहे हैं एनिमल्स की, जिससे कि हमें एक इम्प्रूव वैरायटी मिल जाए जो हमें हमारी जरूरत की चीजें दे। ओके, सो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ब्रीडिंग, क्रॉसिंग। ठीक है, तो एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। तो एनिमल ब्रीडिंग का एम क्या है, क्या उद्देश्य है उसका, कि यील्ड अच्छी मिले, यील्ड ज्यादा मिले, और इम्प्रूव द डिजायरेबल क्वालिटी। जो मतलब क्वालिटी, जैसे मिल्क की क्वालिटी है तो वो अच्छी हो, या मीट की क्वालिटी है वो अच्छी हो। ओके, एज वेल एज यील्ड ज्यादा हो, मिल्क ज्यादा मिले, मीट ज्यादा मिले, एग्स ज्यादा मिले। इज दैट क्लियर? Now, for what kind of characters would we breed animals? भाई हम ब्रीडिंग करते टाइम क्या चीजें देखते हैं? हम एक तो ये देखते हैं कि उसमें डिजीज तो नहीं लगता है, डिजीज रेजिस्टेंट है कि नहीं है, और इट इज गिविंग गुड यील्ड और नॉट। ये कुछ कैरेक्टर्स से हम उसमें देखते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रीड? अब भाई बार बार ब्रीडिंग हो रहा है, तो ब्रीड का मतलब क्या है? ब्रीड हम उन एनिमल्स को बोलते हैं, एनिमल्स के ग्रुप को बोलते हैं, दे आर रिलेटेड बाय द डिसेंट, डिसेंट से वो रिलेटेड है। ओके, मतलब उनके एंसेस्टर कुछ कॉमन एंसेस्टर रहे हैं, राइट। सो ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर। इनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलेंगी। कैसी सिमिलैरिटीज? मतलब वो लुक्स में दिखेंगे, जनरल अपीयरेंस उनका जो है कुछ सिमिलर लगेगा, उनका साइज सिमिलर लगेगा, कॉन्फ़िगरेशन उनका सिमिलर लगेगा। तो दे आर सिमिलर इन मेनी कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स में वो सिमिलर जो है आपको दिखेंगे। तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे दे आर बिलोंगिंग टू सेम ब्रीड। ठीक है, तो आप जैसे कहते हैं ना कि डॉग्स की आपने बहुत सारी ब्रीड दिखी होंगी, राइट, अलग अलग ब्रीड का है, हम कहते हैं ये सेम ब्रीड का डॉग है। तो दिस इज व्हाट सेम ब्रीड है या डिफरेंट ब्रीड है, या बहुत ज्यादा रिलेटेड है कुछ ब्रीड से ना। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ। तो ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड
सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर। तो ये हो गया ब्रीड की बात, राइट। नाउ व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। अब जो ब्रीडिंग की हम बात कर रहे हैं एनिमल ब्रीडिंग की, तो एनिमल ब्रीडिंग जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में हम रिलेटेड ब्रीड की क्रॉस कराएंगे, आउट ब्रीडिंग में अनरिलेटेड ब्रीड की, ठीक है। आउट ब्रीडिंग में अनरिलेटेड ब्रीड हुआ आपका, या बिल्कुल ही स्पीशीज अलग हो गई, उनकी जो है क्रॉसिंग होगी। तो आउट ब्रीडिंग इज डिवाइडेड इनटू 3, दैट इज आउट क्रॉस, क्रॉस ब्रीडिंग and your interspecific hybridization. ठीक है। आउट क्रॉस में क्या होगा कि जो 2 ब्रीड की हम क्रॉस करा रहे हैं उनका 4 to 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है। 4 to 6 जनरेशन तक कोई नो कॉमन एंसेस्टर। क्रॉस ब्रीडिंग में वी आर क्रॉसिंग 2 डिफरेंट ब्रीड्स, 2 डिफरेंट ब्रीड्स का हम क्रॉस करा रहे हैं। और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में 2 डिफरेंट स्पीशीज का स्पीशीज ही चेंज हो गई, ठीक है। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में आप देखेंगे कि मेल डंकी का क्रॉस करा दिया हमने फीमेल हॉर्स के साथ, और इन दोनों का क्रॉस करा के हमें क्या मिला, म्यूल मिला। मेल डंकी है और फीमेल हॉर्स है। तो आप देख सकते हो भाई डंकी अलग स्पीशीज है, फीमेल हॉर्स है, हॉर्स अलग स्पीशीज है, तो दोनों स्पीशीज अलग अलग है, उनका क्रॉस हो गया, दैट इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग में हम डिफरेंट ब्रीड्स में क्रॉस कराएंगे, 2 डिफरेंट ब्रीड हैं। आउट क्रॉस में ब्रीड सेम है लेकिन उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है। इन ब्रीडिंग में क्रॉसिंग होता है सेम ब्रीड के बीच में, दे आर वेरी वेरी रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पहले इन ब्रीडिंग की। तो इन ब्रीडिंग रिफर्स टू मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड, ठीक है। हम कहें ना, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जैसे होता है कजिन्स में शादी हो गई, so that we call inbreeding, भाई बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, ओके। तो दैट इज व्हाट वी कॉल द सेम ब्रीड में क्रॉसिंग हो गई। इज इट क्लियर? नाउ द ब्रीडिंग स्ट्रेटजीज इज एज फॉलोज। अब भाई ब्रीडिंग कैसे होगा, कैसे क्या चीज देखोगे, सुपीरियर मेल देखोगे और सुपीरियर फीमेल देखोगे, है ना। सुपीरियर मेल देखोगे और सुपीरियर फीमेल देखोगे ऑफ द सेम ब्रीड, उनकी मीटिंग करा देंगे, सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल की क्रॉसिंग करानी है। अब इससे आपको जो प्रोजेनी मिली, द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच मीटिंग आर इवैल्यूएटेड। जो प्रोजेनी मिली इसका हम इवैल्यूएशन करेंगे कि भाई ये इसमें कैरेक्टर्स आए हैं या नहीं, एंड सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स अमॉन्ग देम आर आइडेंटिफाइड फॉर फर्दर मीटिंग। जो प्रोजेनी मिली इसमें सपोज एक मेल और फीमेल है, इसमें हम देखेंगे कौन सा सुपीरियर है, ओके। सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ द प्रोजेनी आर आइडेंटिफाइड, और फिर उसमें हम करा देंगे फिर से क्रॉस, फर्दर मीटिंग हो जाएगा, ठीक है। अ सुपीरियर फीमेल इन द केस ऑफ कैटल, देखो सुपीरियर फीमेल जो है कैटल के केस में हम किसे कहेंगे, ये सुपीरियर है जो कि मोर मिल्क दे रही है पर लैक्टेशन, ठीक है। सुपीरियर मेल कौन कहेंगे, सुपीरियर मेल वो मेल होगा जो हमें सुपीरियर प्रोजेनी दे, और हम कह सकते हैं वो डिजीज रेजिस्टेंट है, वो हो गया हमारे लिए सुपीरियर मेल, ओके। तो सुपीरियर फीमेल हम कैसे चेक करेंगे, कैटल के केस में जो कि मोर मिल्क पर लैक्टेशन दे, और सुपीरियर मेल हमारे लिए हो गया कौन, जो सुपीरियर प्रोजेनी हमें दे, राइट। तो हमने क्या किया कि प्रोजेनी हमें जो मिली, हमने प्रोजेनी को इवेल्युएट किया कि भाई ठीक है कि नहीं, इसमें कैरेक्टर्स आए हैं नहीं आए हैं। फिर उस प्रोजेनी में भी हमने देखा कि अगर कैरेक्टर्स आए तो भी हमने सुपीरियर, उसमें से भी सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को हमने लिया, फिर से हमने उसको फर्दर मीटिंग उसकी करा,
ठीक है। अब इस केस में आप क्या देखेंगे कि आपको प्योर लाइंस मिलेंगे। ओके, इनब्रीडिंग से क्या मिलता है आपको? प्योर लाइंस मिलते हैं। आपने देखा था मेंडल के केस में प्योर लाइन, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये प्योर लाइन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। इस कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था आपने F1 जनरेशन में, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ओके, तो प्योर टॉल प्लांट, ये प्योर टॉल प्लांट था पी का, मटर का, प्योर ड्वार्फ से क्रॉस कराया तो आपको हेटेरोजाइगस प्लांट मिला। ये था तो टॉली, लेकिन इसमें कंडीशन जो है एलील्स की वो हेटेरोजाइगस है। तो हम जब बात करें इनब्रीडिंग की तो हमें क्या मिलेंगे? प्योर लाइन मिलेंगे। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन मिलेगी, जैसे ये कंडीशन आपको दिख रही है स्टैक कंडीशन। तो इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। इनब्रीडिंग क्या करती है? होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करती है। दूसरा, इनब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ यू वांट टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनी एनिमल। तो भाई हमें प्योर लाइन चाहिए तो इनब्रीडिंग हम करा सकते हैं, हमें प्योर लाइन मिल जाएगा। नाउ इनब्रीडिंग एक्सपोज हार्मफुल रेसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। अब भाई आप क्रॉसिंग करा रहे हो बार बार तो कुछ हार्मफुल जीन्स हैं वो भी एक्यूमुलेट होते जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैटल में जो फीमेल है, फीमेल कैटल में कोई हार्मफुल जीन है तो बार बार उसकी क्रॉसिंग कराओगे तो वो हार्मफुल जीन भी तो आगे जा रहा है ना जनरेशन में। तो इसको हमें हटा सकते हैं सिलेक्शन से। ठीक है, एलिमिनेट कैसे कर सकते हो आप जीन को? सिलेक्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो कोई हमें जो है कैटल मिली, इस कैटल में कोई हार्मफुल जो है जीन आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसकी क्रॉसिंग करा देंगे फिर से जो है सुपीरियर हमारे पास जो कलेक्शन था, ओके, सुपीरियर मेल से। इज इट क्लियर? So it also helps in accumulation of superior genes and elimination of less desirable gene. ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि इनब्रीडिंग से क्या क्या हो रहा है। तो इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। ठीक है, ये मैंने आपको होमोजाइगस कंडीशन बता दी। एंड इनब्रीडिंग इज नेसेसरी टू इवॉल्व प्योर लाइन। सेकंड, इनब्रीडिंग बहुत जरूरी है प्योर लाइन एनिमल के लिए। प्योर लाइन एनिमल हमें बनाना है तो फिर इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रेसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। भाई हार्मफुल रेसेसिव जीन इसमें एक्सपोज होंगे लेकिन हम उनको सिलेक्शन से हटा भी सकते हैं। Then it also helps in accumulation of superior gene. Superior genes भी accumulate होंगे, harmful genes भी हो रहे हैं, superior भी तो होंगे, and elimination of less desirable gene, और less desirable gene है वो eliminate हो जाएंगे। तो ये आपको 4 पॉइंट इनब्रीडिंग में याद रखने हैं। So therefore this approach where there is selection of each step increases the productivity of inbreed population. ठीक है, तो हमें जो इनब्रीड पॉपुलेशन मिल रही है हम हर स्टेप पे सिलेक्शन कर रहे हैं कि हमें जो प्रोजेनी मिल रही है वो सही मिल रही है नहीं मिल रही है, तो सिलेक्शन करते जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें एक बेटर पॉपुलेशन मिल जाएगी। हाउएवर कंटिन्यूड इनब्रीडिंग स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग, देखिए हाउएवर कंटिन्यूड इनब्रीडिंग, कंटिन्यूस हम इनब्रीडिंग कराते हैं, सेम ब्रीड में कंटिन्यूस हम क्रॉस करा रहे हैं, और स्पेशली हम बात करें क्लोज इनब्रीडिंग की which usually reduces fertility and even productivity. ठीक है, क्लोज इनब्रीडिंग कराते जाओगे तो फर्टिलिटी कम हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी क्योंकि कुछ हार्मफुल जीन्स जो है वो भी एक्यूमुलेट होते जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। पर हम इसको कोप अप कैसे कर सकते हैं? बाय सिलेक्शन। ठीक है, whenever this becomes a problem, selected animals of the breeding population should be mated। लिखा हुआ है जब ये प्रॉब्लम बन जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सिलेक्टेड एनिमल्स ऑफ द ब्रीडिंग पॉपुलेशन शुड बी मेटेड। जो हमने सिलेक्ट किए गए थे एनिमल्स, हमने सुपीरियर मेल देखा था ना, सुपीरियर मेल ढूंढा, सुपीरियर फीमेल ढूंढा, तो हम उससे क्रॉस कराएंगे। तो दिस हेल्प्स टू रीस्टोर द फर्टिलिटी एंड यील्ड, राइट? I hope inbreeding clear. Okay, clear to you? So now here you can see these are the dogs of the same breed. एक ही breed के दिख रहे हैं। अब इनमें आप क्रॉसिंग कराओगे तो क्या होगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने के चांसेस है ना, इसीलिए आप सिलेक्शन करोगे। जो सुपीरियर आपने ढूंढा था फिर से उससे क्रॉसिंग करा देंगे आप, है ना। ये आप देख सकते हो डिफरेंट ब्रीड्स के डॉग्स हैं, राइट? ये कोई और ब्रीड है, ये कोई और ब्रीड है। ओके, तो जब आप डिफरेंट ब्रीड का क्रॉस कराएंगे और दे 4 to 6 जनरेशन तक
उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे आउट क्रॉस। ओके, और क्रॉस ब्रीड में तो हम दोनों ही डिफरेंट ब्रीड का क्रॉस करें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आउट ब्रीडिंग की। इन ब्रीडिंग हमने बात कर ली आउट ब्रीडिंग की। आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग आता है, क्रॉस ब्रीडिंग आता है और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन आता है। आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स। इन ब्रीडिंग में रिलेटेड एनिमल्स थे, यहाँ पे अनरिलेटेड एनिमल्स। ठीक है, विच में बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड। तो आउट क्रॉसिंग में देख सकते हो कि ब्रीड सेम है लेकिन नो कॉमन एंसेस्टर्स ऑन ईदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री। तो कोई भी एक ये ब्रीड है, एक ये ब्रीड है। अब इसका पेडिग्री चार्ट देखोगे और इसका भी पेडिग्री चार्ट देखोगे तो यहाँ कोई इनका कॉमन एंसेस्टर नहीं है, नो कॉमन एंसेस्टर अप टू 4 to 6 जनरेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया आउट क्रॉस। और बिटवीन अगर हम डिफरेंट ब्रीड में ही क्रॉस करा रहे हैं तो क्रॉस ब्रीडिंग बोल देंगे उसको, डिफरेंट ब्रीड्स में क्रॉस हो रहा है। डिफरेंट स्पीशीज में ही डिफरेंट आपने यूज करी है, डिफरेंट स्पीशीज को चूज किया है तो उसको बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं आउट क्रॉसिंग की। तो आउट ब्रीडिंग में पहला क्या है, आउट क्रॉस बात कर लेते हैं। मैंने बता दिया जैसे कि इसमें जो है सेम ब्रीड यूज हो रही है लेकिन उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है। द ऑफ स्प्रिंग, इसमें जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसको हम बोलेंगे आउट क्रॉस। ठीक है, तो इट इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इन एनिमल्स के लिए बहुत सही मेथड है जो प्रोडक्टिविटी हमें कम दे रहे हैं, जैसे कि मिल्क कम दे रहे हैं या बीफ जो है कैटल का वो कम हमें मिल रहा है। उस केस में हम क्या करते हैं, आउट क्रॉस करा देते हैं। तो सिंगल आउट क्रॉस ऑफन हेल्प्स टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो एक सिंगल आउट क्रॉस से आप इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन अभी मैंने बात करी थी, जो हार्मफुल जीन्स आते जाते हैं ना, एक्यूमुलेट होते जाते हैं, उसकी वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है। तो एक सिंगल आउट क्रॉस करा दीजिए, डिफरेंट जो है कोई सुपीरियर मेल से या सुपीरियर फीमेल से जो है क्रॉस करा दीजिए तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हट जाएगा। अब हम बात करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग की। इन दिस मेथड सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड। राइट, तो सुपीरियर मेल ब्रीड 1 है, यहाँ पे ये ब्रीड डिफरेंट है, ब्रीड 2 है, इसका सुपीरियर फीमेल, तो क्रॉसिंग करा दीजिए आपने, जो मिला आपको वो मिला आपको है। ठीक है, तो क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ 2 डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड। तो इसकी कुछ क्वालिटी इसकी कुछ क्वालिटी कंबाइंड होके इस हाइब्रिड में आ जाएगी। द प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड एनिमल्स में देमसेल्फ बी यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो अभी हमें जो प्रोजेनी मिली है हम इसको कमर्शियली वी विल यूज। राइट, अगर हम इस प्रोजेनी में वो कैरेक्टरिस्टिक स्टेबल चाहते हैं, जो करेक्टर आए हैं, जैसे मिल्क अच्छा दे रही है या डिजीज रेजिस्टेंट है, ये करेक्टर आ गए हैं, अब हम ये चाह रहे हैं कि इसके आगे की प्रोजेनी में भी यही करेक्टर रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इनब्रीडिंग ही तो यूज करेंगे। ठीक है, हाइब्रिड जो है मेल और फीमेल इन्हीं का क्रॉसिंग करा देंगे जिससे नेक्स्ट जनरेशन में ये स्टेबल हो जाए, इसमें जो भी करेक्टर है वो स्टेबल हो जाए। Alternately, they may be subjected to form of inbreeding and selection to develop new stable breeds. ठीक है, स्टेबल ब्रीड्स हम चाहते हैं तो हम इनब्रीडिंग करा सकते हैं दोनों की। राइट, नाउ हिसारडेल एक आप देख सकते हो एग्जाम्पल दिया हुआ है। हिसारडेल क्या है, एक नई ब्रीड है शीप की, डेवलप्ड इन पंजाब। पंजाब में इसको डेवलप किया है बीकानेरी यूज और मेरिनो आर्म का क्रॉस करा के। बीकानेरी यूज और मेरिनो आर्म्स का क्रॉस करा दिया आपने तो आपको मिले हिसारडेल। किसकी है ब्रीड, ये शीप की। ठीक है, हिसारडेल। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में आप मेल एंड फीमेल लेंगे एनिमल्स ऑफ 2 डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, 2 डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज की आप क्या करा देंगे, मीटिंग। ओके, in some cases the progeny may combine desirable feature of both the parents and may be of considerable economic value. तो म्यूल की बहुत इकोनॉमिक वैल्यू है, यू नो अबाउट इट। ओके, तो म्यूल को मैंने बता दिया कैसे प्रोड्यूस किया गया था। म्यूल, यू नो म्यूल इज अ स्टेराइल।
ठीक है, तो जब भी हमें म्यूल बनाना है तो हमें क्या कराना होगा, हमें हॉर्स और डंकी की मेटिंग करानी होगी, तभी हमें म्यूल मिलेगा, राइट। तो ये आप देख सकते हैं म्यूल का पिक्चर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब हम बात करते हैं कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर रहे हो, आर्टिफिशियली जो है स्पर्म्स इंजेक्ट कर रहे हो, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, है ना। मेटिंग नहीं करा रहे हो आप, आर्टिफिशियली इंजेक्शन के थ्रू आप जो है स्पर्म्स को अंदर डाल रहे हो, ठीक है। तो इसमें सीमेन कलेक्ट किया जाएगा मेल से, ठीक है, जो हमने पेरेंट चूज किया है सुपीरियर मेल, उसका सीमेन हमने निकाल लिया एंड इट इज इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ सिलेक्टेड फीमेल, ठीक है। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसको हमने इंजेक्ट कर दिया, किसको, सीमेन, ठीक है। नाउ द सीमेन मे बी यूज इमीडिएटली, ठीक है, तुरंत का तुरंत आप यूज कर सकते हो। और अब सपोज कोई एनिमल है फीमेल जो कहीं और ले जाना है, हमें सपोज इंडिया से हमें किसी और कंट्री में वो सीमेन भेजना है, तो इट कैन बी फ्रोजन एंड यूज्ड एट लेटर डेट, ठीक है। तो उसको हम फ्रोज करके हम सप्लाई कर सकते हैं और बाद में यूज हो सकता है, राइट। सो दिस इज व्हाट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इट हेल्प्स अस टू ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मल मेटिंग। अगर आप नॉर्मल मेटिंग नहीं करा पा रहे हो एनिमल्स की, तो इंसेमिनेशन इज द गुड टेक्निक, ठीक है। इसके बाद अगर इंसेमिनेशन भी नहीं हो रहा है तो एमओईटी टेक्निक हम यूज करेंगे। देखिए आपने सपोज जो है इंसेमिनेशन कर दिया, मतलब सीमेंट डाल दिया, लेकिन फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो हमें एक ये टेक्निक है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम फीमेल में FSH हार्मोन डालेंगे, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी वजह से ये जो फीमेल है ये बहुत सारे एग्स निकालेगी। वैसे तो एक ही निकालती है, लेकिन इस केस में बहुत सारे निकाल रही है क्योंकि FSH हमने डाल दिया। अब आप इसमें या तो बुल से मेटिंग करा दो या इंसेमिनेशन करा दो, इंसेमिनेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल, ठीक है, या तो आप पिपेट से या इंजेक्शन से जैसे भी डालते हैं इंसेमिनेशन करा दो आर्टिफिशियली, या बुल से उसकी मेटिंग करा दो, ओके। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखिए ये आप देख सकते हैं स्पर्म स्टिकिंग फ्रॉम बुल फ्रॉम ए हाई यील्ड डेयरी हर्ड, काउ इज आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड विद स्पर्म। तो ये स्पर्म इसकी बॉडी में डाल दिए हैं आर्टिफिशियली या मेटिंग करा के जैसे भी। इसके बाद क्या होगा, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद आप देख सकते हो 2 सेल, फिर आपके 4 सेल, फिर 6 सेल, 6 से 12 सेल, सॉरी 8 आया है, 8 से 16 सेल, इस तरीके से आपको एम्ब्रियो मिलते जाएंगे, ठीक है। अब उन एम्ब्रियोज को हमें निकालना है, इन एम्ब्रियोज को हमें निकालना है और इन एम्ब्रियोज को हमें सरोगेट मदर में डाल देना, ओके। तो ये देख सकते हो आप कैटल्स, और कैटल से इनके अंदर हमने उन एम्ब्रियोज को डाल दिया, तो यहाँ पे फर्दर ग्रोथ इनके अंदर होगी, ठीक है। फिर इस काउ को हम फिर से यूज कर सकते हैं, इसमें फिर से FSH का इंजेक्शन लगाएंगे, फिर से बहुत सारे एग्स ले कर देगी, एग्स निकाल देगी, फिर आप इसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दो, ओके, यू कैन यूज इट अगेन एंड अगेन। सो MOET मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर इज वन सच प्रोग्राम फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट। पूरा झुंड बनाना है आपको, बहुत सारे एग मिल रहे हैं ना, तो बहुत सारे जो है कैटल्स मिल जाएंगे आपको, हर्ड मिल जाएगा एक छोटे टाइम में, शॉर्ट टाइम में, you are getting a herd of cattle, right? So in this method a cow is administered hormones with FSH to induce follicular maturation and superovulation. Instead of 1 egg which they normally yield per cycle, they produce 6 to 8 egg. तो FSH लगाते ही वो बहुत सारे eggs ले करेगी, प्रोड्यूस करेगी, सॉरी ले नहीं करेगी, प्रोड्यूस करेगी। The animal is either mated with an allied bull or artificially inseminated. फिर इस एनिमल को हम या तो मेटिंग कराते हैं बुल से या आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराते हैं। The fertilized egg at 8 to 32 cell stages are recovered non-surgically, फिर उन एग्स को हमने निकाल लिया नॉन सर्जिकली और फिर सरोगेट मेथड्स में डाल दिया। Now the genetic mother is available for another round of super ovulation. अब जो हमने चूज की थी जेनेटिक मदर, उसको फिर से हम ओव्यूलेशन करा सकते हैं नेक्स्ट मंथ, राइट? So this is what MOET. So this technology has been demonstrated for cattle, sheep, rabbit, buffaloes, mares, etc.
ठीक है, एमओईटी क्लियर हुआ। अब हम आते हैं बी कीपिंग के पास। बी कीपिंग ऑल्सो कॉल्ड एपीकल्चर। एपीकल्चर में हम मेंटेन करते हैं हाइव्स। किसका हाइव्स? हनी बीज का, है ना, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। ओके, तो वर्ग का जो छत्ता है बी हाइव, दैट वी मेंटेन इन एपीकल्चर बिकॉज वी वांट honey from that, right? So this industry is a very old cottage industry, and we know honey is having high nutritive value. इससे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू है और इससे बहुत सारी मेडिसिन भी बनती हैं। तो मेडिसिन में भी हम इंडिया में इसको हनी को यूज करते हैं। हनी से हमें वैक्स भी मिलता है, उस वैक्स को हम कॉस्मेटिक्स मतलब आप क्रीम व्रीम में भी यूज करते हैं, उससे पॉलिशेस भी बनती हैं वेरियस काइंड्स की। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कितना डिमांड है इस हनी का, और हनी जो बी हाइव से जो और भी चीजें मिल रही है, बी वैक्स मिल रहा है या कॉस्मेटिक में हम उस बी वर्क्स का यूज कर रहे हैं, पॉलिशेस बन रहे हैं, तो इनका बहुत सारा आप देख सकते हो कितना डिमांड बढ़ गया है। दिस हैज लेड टू लार्ज स्केल बी कीपिंग प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से अब बी कीपिंग लार्ज स्केल पे की जा रही है। ओके, नाउ बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस्ड इन एनी एरिया वेयर देयर आर सफिशिएंट बी पैस्चर्स। मतलब बी कीपिंग आप कहीं भी कर सकते हो जहां पे आसपास बहुत सारा प्लांटेशन हो, जहाँ पे आपको फ्लावर्स मिले, बहुत सारे प्लांट्स हो, फ्रूट्स ऑर्किड्स और कार्ड्स हो, एंड योर कल्टिवेटेड क्रॉप्स हो नियर बाय, तो वहां से वो हनी कलेक्ट, वो नेक्टर कलेक्ट करेंगे, पॉलिनेशन में भी हेल्प करेंगे। तो यहाँ से वहां पे बी कीपिंग आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, सो देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ हनी बीज। अगर लेकिन हम इंडिया की कॉमन स्पीशीज की बात करें तो वो एपिस इंडिका है। एपिस इंडिका इंडिया की तो इंडिका है। ओके, बी हाइव्स कैन बी केप्ट इन वन कोर्टयार्ड, ऑन द वरांडा ऑफ द हाउस और इवन ऑन द रूफ। तो आप देख सकते हो बी हाइव्स कहाँ कहाँ आप रख सकते हैं, कैप्ट कर सकते हैं, कोर्टयार्ड में, वरांडा में, रूफ पे भी। तो इट इज नॉट वेरी बिग टास्क, ओके, बट थोड़ी सी हमें नॉलेज की जरूरत है। बी कीपिंग इज नॉट लेबर इंटेंसिव, it is not labor intensive at all. So here are some जो है species of the bee: Apis cerana, Apis mellifera, Apis dorsata. Apis dorsata का you can see the size, it is quite larger in size, थोड़ी wild है ये। ओके, तो भाई इनकी नॉलेज होना हमारे लिए जरूरी है कि कौन सी बी हम जो है अपना जो है उससे बी हाइव बनवाएं या उससे हनी लें, तो कौन सी बी हम यूज करें, उसकी थोड़ी सी हमें नॉलेज होनी चाहिए। So knowledge of the nature and habit of bee is important. Okay, easy है ये जॉब, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन, कहाँ पे हम बीहाइव्स जो है रखें। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म, ग्रुप ऑफ बीज को हम स्वार्म बोलते हैं। ये देख सकते हो आप कैसे इनको कैच किया जाए, इसकी भी नॉलेज हमें होनी चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ बीहाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, तो अलग अलग सीजन में हम कैसे उस बीहाइव को मैनेज करें, राइट? तो that is what we need, okay? and फिर उसके साथ साथ हमें हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड ऑफ बीज वैक्स, फिर हमें हनी कलेक्ट करना भी आना चाहिए, कैसे हैंडल करना है बीज से उस टाइम पे। ओके, सो बीज, you know, bees are the very good pollinators of many of our crop species such as sunflower, brassica, apple and pear. Keeping beehives in crop field during flowering period increases pollination efficiency and improves the yield. तो भाई आप देख सकते हो ये पॉलिनेटर्स होते हैं, तो आप इनसे आप पॉलिनेशन में भी इनको यूज कर सकते हैं, है ना? तो इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिशरीज। फिशरीज में हम बात करेंगे कि हम कैसे फिशेस को कैच करेंगे, कैसे उनको प्रोसेस करेंगे और फिर उनको सेल करेंगे। ठीक है, अब फिशरीज में हमने बात करा था कि केवल फिशेज ही नहीं आती हैं, इसमें आपके क्रस्टेशियंस भी आते हैं, आपकी शेल फिश भी आती है ना? तो अ लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिश, फिश के प्रोडक्ट्स एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स सच एज प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर, ये सब भी खाते हैं कुछ लोग। सम ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेस जो खाई जाती हैं वो है कैटला, रोहू, कॉमन कार्प। ये फ्रेश वाटर की फिशेस हैं, वी कैन सी इनलैंड वाटर की फिशेस हैं। ठीक है, कैटला, रोहू एंड कॉमन कार्प। तो इंडिया के से नाम लग रहे हैं आपको, और आपकी मैराइन फिशेस के नाम है हिल्सा, सार्डिन्स एंड मैकेरल एज वेल एज पॉम्फ्रेट्स। तो इनके नाम आपको लग रहे हैं कुछ बाहर कैसे लग रहे हैं, हिल्सा, सार्डिन्स, मैकेरल, पॉम्फ्रेट्स, ये सब है जो है मैराइन फिशेस हैं, राइट? एंड
This is what fishing is, and we know blue revolution. So blue revolution is the revolution for fishes. इसमें हम fishes को जो है, और we can say fishes हुई, आपके crabs वगैरह भी आ गए इसमें, इनका प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर में क्या डिफरेंस है? एक्वाकल्चर में आपके जो है फिशेस भी आ गई, वी कैन से आपके जो है एक्वेटिक एनिमल्स भी आ गए, और इसमें प्लांट्स भी आते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स एज वेल एज एक्वेटिक प्लांट्स। तो पिसिकल्चर कैन कम अंडर एक्वाकल्चर। पिसिकल्चर इज द कल्चर ऑफ फिशेस। तो एक्वाकल्चर के अंदर फिश का कल्चर आएगा, ऑब्वियसली है ना, क्योंकि एक्वाकल्चर एक बहुत बड़ा कल्चर हुआ जिसमें आप फिशेस का भी कल्चर कर रहे हो, आप एल्गी का भी कल्चर कर रहे हो, आप प्लांट्स का भी कल्चर कर रहे हो, एक्वेटिक प्लांट्स का। तो दैट इज व्हाट एक्वाकल्चर इज। ठीक है, so this is all about for today. In the next video we will cover the plant breeding. Thank you for watching this video, and guys please check the playlist to see how many chapters I had uploaded for you all.